अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने आपकी अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एरसेल आयरा। तो लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल में मैंने तज़किरा किया था कि इस बार हम बात करेंगे हिर्सुटिज़म के बारे में, यानी कि जिस्म और चेहरे के फालतू गैर ज़रूरी मोटे बालों के बारे में। तो टॉपिक तो ये बहुत लंबा है, इसके बारे में बात की जाए तो घंटा लग जाएगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें डिस्कस करने वाली है वो ये कि मैं आज आपको सिर्फ इसके मेथड्स बताऊंगी जो आप हेयर रिमूवल यानी कि बालों को ख़त्म करने के लिए या इनको कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी कॉज जानना बहुत अहम है कि आपके चेहरे के या जिस्म के बाल क्यों थिक हो रहे हैं, मोटे क्यों हो रहे हैं या ज़्यादा बाल क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कॉज नहीं पता चलेगी, आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो आप जितनी मर्जी ट्रीटमेंट्स कर लें हेयर रिमूवल की, आपके मज़ीद बाल पीछे से जो आप ख़त्म करते जाएंगे, पीछे से बाल मज़ीद थिक होते जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाएं और कॉज फाइंड आउट ज़रूर करें, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट से साथ साथ जब आप हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा, यानी कि आपके नए मज़ीद बाल थिक नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं हेयर रिमूवल के, उनमें से कौन कौन से अच्छे हैं, किसका क्या फ़ायदा है, किसका क्या नुकसान है, और कौन कौन सी प्रिकॉशंस करनी चाहिए हर स्पेसिफिक मेथड को इस्तेमाल करने से पहले। सबसे पहला मेथड जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन हमारी एशियन ख़वातीन ज़रा अवॉइड करती हैं, वो है शेविंग का। हमारी ख़वातीन की ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और एक मिथ है कि शेविंग से बाल थिक हो जाते हैं या मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब आपका बाल जो है वो ग्रो करता है तो उसका जो एंड है वो पतला होता है। ठीक है, उसको कट करते हैं तो वो थिन एंड आपका रिमूव हो जाता है, थिक रह जाता है। तो जब वो ग्रो करता है, दोबारा उगना शुरू होता है जिल्द में से बाल, तो वो मोटा पोर्शन पहले निकलता है जिसको आप हाथ लगाएं तो वो आपको सख्त फील होता है। ये सिर्फ फीलिंग होती है कि शेविंग से बाल सख्त आ रहे हैं, अदरवाइज ऐसी मिथ में इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शेविंग के फ़वाइद क्या हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि बहुत इजी टू यूज़ मेथड है, घर में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, शेवर्स आराम से मिल जाते हैं, और इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अच्छी हेयर रिमूविंग अचीव कर सकते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले कभी भी इसको ड्राई स्किन पे ना शेविंग करें। आपने कोई भी अच्छा सा फेस वॉश करके फॉर्मिंग जेल या फिर शेविंग क्रीम्स जो आती हैं फीमेल्स के लिए स्पेशल होती हैं वो यूज़ करें ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ से आपने शेव कर लिया है एरिया, उसके ऊपर बार बार अपना शेवर मत रगड़ें। रेज़र रगड़ने से वहाँ से आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होगी और इन्फेक्शन भी हो सकती है। नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बात, वो ये कि ब्लंट यानी कि कुंद शेवर इस्तेमाल ना करें। आपने जो डिस्पोजेबल अगर यूज़ कर रही हैं, अगर आपको लगता है कि वो अब कुंद हो गया है, ब्लंट हो गया है, तो डिस्कार्ड कर दें, उसको यूज़ मत करें। कि फ़ौरन से अगर आपको जलन या थोड़ी सी इरिटेशन फील हो रही है तो आइस पैकिंग करें और फ़ौरन एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है वो ये कि बम्प्स, कुछ लोग कहते हैं बहुत बम्प्स बन गए छोटे छोटे, और हमें फील होता है कि हेयर जो है वो स्किन के अंदर, जो अब ग्रो कर रहे हैं वो स्किन के अंदर रह रहे हैं। इनको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं इनग्रोन हेयर। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो कि आप जो आपकी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन है, अगर आपके फेस के हेयर नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं तो आपने शेव भी नीचे की तरफ करना है। अगर आप उल्टा फिरेंगे तो इससे इनग्रोन हेयर होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। बात करते हैं नंबर 2 मेथड की, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग बहुत अच्छा तरीका इलाज है, या इलाज तो नहीं कहना चाहिए, हेयर रिमूविंग मेथड बहुत अच्छा है। इसमें आप जो थ्रेड यूज़ करें, सबसे पहले ट्राई करें कि वो ब्लंट ना हो, शार्प हो, कॉटन सिल्क मिक्स थ्रेड हो, और घर में कोशिश करें, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ज़रूर करें, वरना किसी एक्सपर्ट से करवाएं ये मेथड। अदरवाइज़ क्या होता है कि थ्रेड मूव करते वक्त स्किन उसमें अगर आ जाए तो कट्स हो सकते हैं और स्किन छिल सकती है, उस जगह पे रैश बन सकते हैं या ज़ख़म भी हो सकता है।
और अगर उस जगह पे दोबारा फिर इन्फेक्शन हो जाए तो मामला मज़ीद बिगड़ सकते हैं। थ्रेडिंग के जो फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू शेविंग, ये ज़रा लंबा अरसा चलती है, 3 से 4 हफ्ते अमूमन ख़वातीन के निकल जाते हैं थ्रेडिंग से सुकून से। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा बाल हैं उनके लिए ये मुफीद नहीं, ये बेस्ट रहता है उन लोगों के लिए जो आईब्रोज़ के लिए यूज़ करना चाहें या जिनके थोड़े एरिया पे थिक बाल हों, जैसे अपर लिप्स और चिन का एरिया। इसको भी यूज़ करने के तरीके यही है कि जब आपने थ्रेडिंग कर ली है उसके बाद आपको अगर इरिटेशन है तो आइस पैक यूज़ करें और उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। एक और जो प्रॉब्लम बहुत सी ख़वातीन फेस करती हैं थ्रेडिंग के साथ वो होता है पेन थ्रेशोल्ड, यानी कि ये ज़रा पेनफुल मेथड है या प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू शेविंग जिसमें पेन बिल्कुल नहीं होता या बहुत मिनिमल एक हल्की सी इरिटेशन होती है। तो जो लोग पेन टॉलरेट कर सकते हैं वो ज़रूर इस मेथड को अपनाएं, जो नहीं कर सकते वो कोई ऑल्टरनेट मेथड यूज़ कर लें, क्योंकि मेरे पास अभी और भी बहुत से मेथड्स हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है, जी हाँ, एपिलेटर्स। एपिलेटर्स का काम मोर और लेस थ्रेडिंग जैसा है, लेकिन वो ख़वातीन इसको भी ना यूज़ करें जिनको पेन बहुत ज़्यादा होती है। एपिलेटर का फ़ायदा वही है जो ट्रिमर का है, ये बहुत बड़े एरिया को जल्दी कवर कर लेता है, जबकि थ्रेडिंग थोड़े एरिया के बालों के लिए ज़्यादा मुफीद है। एपिलेटर्स की भी सारी एहतियाती तदाबीर और करने का तरीका बिल्कुल थ्रेडिंग जैसा है। आप उसके बाद आइस पैक अप्लाई करें, मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को एंड यू आर गुड टू गो। इसके बाद आते हैं हम थोड़े से और मेथड्स की तरफ जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं डेपिलेटरी क्रीम्स। ये थोड़ा सा केमिकल मेथड है बिकॉज जो आप क्रीम यूज़ करते हैं वो आपकी जो हेयर के बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके तो रिमूव करती हैं, यानी कि हेयर तोड़ती हैं। इसका फ़ायदा शेविंग के कंपैरेटिवली ये है कि अगर शेविंग 2 दिन चलती है तो ये तकरीबन 1 to 2 वीक्स चल जाता है मेथड, जबकि थ्रेडिंग इससे लॉन्गर चल रहा था। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है वो एलर्जिक रिएक्शन या इरिटेशन की। तो हमेशा मैं ये रेकमेंड करूँगी जब भी आप डेपिलेटरी क्रीम्स जैसे कि वीट, नेयर अवेलेबल है मार्केट में यूज़ करें तो सबसे पहले उसको पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट ये कि किसी भी टांग या हाथ के या बाजू के एरिया पे, छोटे से एरिया पे आप लगा के इसको चेक कर लें और उसके 24 घंटे बाद फिर जहाँ से आपने बाल रिमूव करने हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ करें। यूजुअली ख़वातीन फेशियल हेयर के लिए इसको प्रेफर नहीं करती क्योंकि अगर वहाँ इरिटेशन या रेडनेस, इचिंग हो जाए तो इट लुक्स बैड। बट अगर किसी को सूट कर जाए तो दैट इज़ अ वेरी पेनलेस मेथड और इससे 1 to 2 वीक्स आराम से गुजर जाते हैं। हर खातून का मुख्तलिफ होता है टाइम पीरियड। इसको भी आपने ये करना है, तरीका इस्तेमाल जिस तरह उनकी क्रीम की लेबल पे लिखा होता है बिल्कुल वैसे यूज़ करना है। उसके साथ एक स्पैचुला दिया होता है तो ट्राई करें स्पैचुला यूज़ करने से पहले ही, बिकॉज वो इरिटेशन मज़ीद बढ़ा सकता है। आप क्रीम को वॉश ऑफ कर लें, ठीक है, रिंस कर लें और ज़्यादा देर तक लगे ना रहने दें। जितनी देर के लिए मेंशन्ड है उतनी देर के लिए इसको यूज़ करें। एक और बहुत इफ़ेक्टिव और पॉपुलर मेथड जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में बहुत कॉमनली यूज़ होता है दैट इज़ वैक्सिंग फॉर हेयर रिमूवल। वैक्स 2 तरह की होती है, कोल्ड वैक्स या हॉट वैक्स। कोल्ड वैक्स के साथ डिफरेंट तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आपको वैक्स के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उसकी वजह से इरिटेशन या इचिंग हो सकती है। उसके लिए फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले एक थोड़े से एरिया पे करके उसे ट्राई करें और 24 घंटों के बाद अगर आपको कोई उससे मसला नहीं हुआ तो आप बाकी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। इसके फ़ायदे ये हैं कि 4 to 6 वीक्स यानी कि 1 से 1.5 महीना आप आराम से गुजार सकती हैं विदाउट एनी हेयर, फेशियल हेयर हो या बॉडी के हेयर हो। जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये कि अगर आप हॉट वैक्स यूज़ कर रही हैं तो उससे बर्न्स हो सकते हैं, और कोल्ड वैक्स का मैंने आपको बता दिया कि दोनों हॉट और कोल्ड के साथ इरिटेशन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। लेकिन ये बहुत सारी ख़वातीन प्रेफर करती हैं फॉर लार्जर एरियाज़, यानी कि अगर आपने किसी ज़्यादा एरिया से बाल रिमूव करने हैं तो वैक्सिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। अच्छा, वैक्सिंग से पहले जो एहतियात आपने करनी है, बहुत सारी ख़वातीन अपनी स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉइड्स यूज़ कर रही होती हैं जो कि या अगर एक्नी का मसला है खा रही होती हैं रेटिनॉइड्स,
या फिर एंटी एजिंग के तौर पे रेटिनॉइड क्रीम्स या रेटिनॉइड्स बेस्ड सीरम्स अपने फेस पे अप्लाई कर रही होती हैं, तो आपने करना ये है कि ये सारे आपने एटलीस्ट वैक्सिंग से 1 वीक पहले बंद कर देने हैं, क्योंकि वैक्सिंग से आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर उतर जाती है और ये रेटिनॉइड्स यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत थिन और सेंसिटिव हुई होती है, तो इसमें ज़ख़म होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो सेंसिटिविटी कर सकती हैं वैक्सीन के साथ, तो वो भी आप कोशिश करें कि कोई एंटीबायोटिक आप 1 हफ़्ता पहले अगर ले रही हैं तो 1 हफ़्ता पहले उसको बंद कर दें। अदरवाइज़ इट्स अ वेरी गुड हेयर रिमूवल मेथड। चलिए जी, अब मैं बात करूंगी एक ऐसी मेडिसिन की क्रीम फॉर्म में जो अवेलेबल होती है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है, यानी कि आपके बाल जल्दी जल्दी बढ़ना कम हो जाते हैं और थिन भी हो जाते हैं आपके बाल। ये आती है ई-फ्लोरनेथीन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से। इसके ब्रांड नेम्स बहुत सारे हैं, जैसे डेपिलस क्रीम, ये आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या आप भी ले सकते हैं। ये उन ख़वातीन के लिए रिकमेंडेड है जो कि लेज़र्स या आईपीएल मशीन्स नहीं यूज़ कर रही, बिकॉज़ अगर आप लेज़र्स करा रहे हैं तो आपको एक अच्छी हेयर ग्रोथ चाहिए होती है जिसको लेज़र या आईपीएल सिस्टम टारगेट कर सके। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप लेज़र के सेशंस कंप्लीट कर चुकी हैं, स्टिल यू वांट कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो मज़ीद कम हो जाए और हल्के हो जाए, थिन हो जाए बाल, तो आप ये क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो नुकसान या कहना चाहूँ कि एक डिसएडवांटेज है वो ये कि जब तक आप ये यूज़ करती रहेंगी तब तक तो वेल एंड गुड, आपके हेयर ग्रोथ स्लो रहेगी और हेयर थिन और फाइन रहेंगे। लेकिन जब आप इसको स्टॉप करते हैं तो हेयर ग्रोथ वापस पहले की तरह हो जाती है। तो ये एक वक्ती तरीका इलाज है, ना ये परमानेंट है और ना ये लॉन्ग एक्टिंग है। जब तक आप यूज़ करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, उसके बाद इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एक मेथड आ जाता है लेज़र हेयर रिमूवल्स। अच्छा, मैं आपको ये एक बात क्लियर करती हूँ, जितने भी मैंने आपको मेथड्स बताए हैं मैंने उनकी एक एवरेज ड्यूरेशन आपको बताई है कि कितने अरसे तक वो बालों की रीग्रोथ बाद में हो जाती है। लेज़र भी बिल्कुल इसी तरह है, ये बिल्कुल परमानेंट हेयर रिमूवल मेथड नहीं है, लेकिन इसके इतना फ़ायदा है कि अगर आप इसके प्रॉपर सेशंस लेती हैं तो आपकी हेयर बहुत थिन और फाइन हो जाते हैं, यानी कि ब्लीचेबल, फिर आप उनको इजीली ब्लीच कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे हेयर जो वापस ग्रो करते हैं वो 6 से 8 महीने और कुछ लोगों में साल भी ले लेते हैं, तो आपको साल 1.5 साल बाद ज़रूरत पड़ती है उन हेयर्स को रिमूव करने के लिए दोबारा लेज़र कराने की। अच्छा, लेज़र्स बहुत इफ़ेक्टिव मेथड हैं अगर आपने किसी कॉम्पिटेंट जगह से कराई है तो बहुत ज़्यादा इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। यूजुअली 6 to 8 सेशंस इसके रिक्वायर्ड होते हैं और 10 to 20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, बल्कि इससे भी कम, डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर कितना एरिया आप टारगेट करवा रहे हैं। और अगर आपने ये सेशंस कंप्लीट कर लिए उसके बाद आपको टचअप या दोबारा सेशन कराने की अमूमन 6 महीने से साल के बाद ही ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले नहीं पड़ती। इसके ये एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो जैसे हम स्किन ऑफ कलर हैं, हम एशियन लोग हैं, अगर आपने इसको मेथड को ऑप्ट किया है तो कुछ लोगों में दाग या निशान छोड़ जाती हैं लेज़र्स, कुछ में बहुत सीरियस बर्न्स हो जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने लेज़र किस कॉम्पिटेंट डॉक्टर से कराई है। अगर आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कराई है तो स्कार और बर्न का चांस बहुत कम है। पिगमेंटेशन वक्ती होती है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से पहले भी सेम है कि आपने अगर कोई रेटिनॉइड सीरम्स, कोई क्रीम्स या रेटिनॉइड्स आप खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट आप जो है 1 to 2 वीक्स पहले बंद कर दें। और कुछ लोगों को लेज़र सनलाइट सेंसिटिविटी देती है, यानी कि सनलाइट से उनकी स्किन डार्कन होना शुरू हो जाती है, सनलाइट का इफ़ेक्ट उन पर ज़्यादा होता है। तो लेज़र्स कराते हुए वैसे भी आप सन ब्लॉक यूज़ करती हैं, लेकिन लेज़र्स कराने के बाद सन ब्लॉक यूज़ करना बहुत ज़रूरी समझें, उसको स्किप ना करें। होती हैं लाइट थेरेपीज़, IPL जिन्हें कहते हैं इंटेंस पल्स लाइट थेरेपीज़, उनका भी मोर और लेस सेम फंक्शन होता है। वो हेयर के पिगमेंट को, रंगत को टारगेट करते हैं।
और इन लेज़र्स और आईपीएल सिस्टम्स का एक ड्रॉबैक ये है कि ये ग्रे और वाइट हेयर को टारगेट नहीं करती। तो जिन ख़वातीन के जो थोड़ी सी बड़ी उम्र है या जिनके हेयर ग्रे या वाइट हैं उस पे ये इफ़ेक्टिव नहीं होती, बिकॉज़ ये कलर को टारगेट करती है। तो उन लोगों के लिए एक और तरीका इलाज है जो मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। चलें तो अब एंड पे मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है परमानेंट हेयर ख़त्म करने का। यानी कि एक दफ़ा कोई हेयर आपने उस मेथड से डिस्ट्रॉय कर लिया तो वो वापस नहीं आएगा। दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल नीडल जो है वो जहाँ से स्किन के पोर में से बाल निकल रहा है वहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है अंदर, और हीट या इलेक्ट्रिक माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट से हेयर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये परमानेंट है, मगर इसका थोड़ा सा मुश्किल ये है कि इसके सेशंस लंबे, मतलब ज़्यादा सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और एक सेशन कम से कम 20 से 30 मिनट यानी आधे घंटे का होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होता है जिनके थोड़े हेयर हैं, थिक हैं और कम जगह पे हैं, और ग्रे और वाइट हेयर वालों के लिए ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि ग्रे और वाइट हेयर पे लेज़र्स इफ़ेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट, ये लेज़र्स आप आई एरिया के अराउंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आईब्रोज़ के ऊपर वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। इफ़ेक्ट तो करती है, मतलब आपके लिए डेंजरस है, आई एरिया पे लेज़र्स यूज़ नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक वाहिद मेथड है जो कि आप आईब्रोज़ को शेपिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो एंड पे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे मैं आपको बताने जा रही हूँ। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब आपके पास आ गए हैं होम बेस्ड आईपीएल सिस्टम्स, यानी कि घर में हेयर रिमूविंग मशीन्स। ये भी बिल्कुल उन सेटअप्स की तरह काम करती है जो आपने ऑफिसेज में आईपीएल जाके क्लिनिक्स में कराना होता है, लेकिन ये बहुत इजी टू यूज़ हैं, घर में इजीली इस्तेमाल हो सकते हैं, और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और तरीका इस्तेमाल भी तकरीबन सेम होता है। तो ये तो थे तमाम वो हेयर रिमूवल मेथड्स जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। अब थोड़ी सी बात करना चाहूँगी होम रेमेडीज़ की, कि कोई एविडेंस बेस्ड ऐसा मेथड नहीं है जिससे आपके बाल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएं, जो कि आप घर में ये टोटके इस्तेमाल करती हैं इनसे। तो किसी की बातों में ना आएँ, कोई ऐसा मेथड यूज़ ना करें। ये तो सारे मेथड्स मैंने आपको बता दिए हेयर रिमूवल के। नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, वो है होम बेस्ड आईपीएल को इस्तेमाल करने का तरीका। इसका मैं आपको मुकम्मल एक रिव्यू दूंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है और ये कितनी इफ़ेक्टिव है, और इसके साथ साथ आपको इसके क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।